नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो हमने लक्ष्मीकांत का सीरीज़ स्टार्ट किया था, इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो ये है कि अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा था। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ से करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो बुक है ना वो खोल के सिर्फ सुनते रहिए और देखते रहिए बुक में क्या क्या लिखा है। मैं सारे एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या था, बैकग्राउंड पहले समझो। पहले वाले चार्टर जो 1793 में या फिर 1813 में मेनली ट्रेड और कंपनी के राइट के बारे में था। लेकिन जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, पहले समझो कि जो पहला चार्टर हुआ था 1793 और 1813, ये कंपनी और ट्रेड के बारे में था। लेकिन जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, ये ब्रिटिश इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का मेजर पॉलिटिकल चेंज किया। तो जब भी आपको ये नज़र आए कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और 1813, ये दो चार्टर ये कंपनी का ट्रेड से रिलेटेड था। लेकिन जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, ये एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से रिलेटेड था। सो इस एक्ट में क्या किया था कि ब्रिटिश इंडिया को एक सिंगल यूनिट बनाकर सेंट्रलाइज रूल इस्टेब्लिश करता है। इसकी फीचर क्या है, देखो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। यहाँ पे देखो ना, 1833 का तब बात करेंगे ना, तो इसका मतलब है कि इस सेंटर को पूरा सेंट्रलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ कंपनी से रिलेटेड ही नहीं काम हो रहा है। देखो यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि इससे पहले जो चार्टर आए थे वो सिर्फ कंपनी के ट्रेड एंड ट्रेड से रिलेटेड थे। लेकिन अब जो बात हो रही है, अब यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम की बात हो रही है। सो पहला पॉइंट तो यही कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बनाया गया था, जीजी ऑफ बंगाल कब बनाया गया था? पहले क्या होता था, गवर्नर होता था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। तो वो कौन से एक्ट में बनाया गया था, इसको कमेंट करके बताइएगा। और देखो, अभी क्या हो रहा है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, मतलब ये सबका हेड रहेगा। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। उसके पास पूरे इंडिया का सिविल मिलिट्री पावर दे दी गई, मतलब वो एक तरीका का, जैसे आज के टाइम पे पीएम होता है ना, पीएम वैसे ही हो गया। उसके पास सिविल एंड मिलिट्री पावर दे दिया गया। इवन पीएम से भी बड़ा हुआ है। अभी के टाइम पे अगर पीएम और प्रेसिडेंट को दोनों को मिला लिया जाए तो कुछ वैसा बनेगा। उस टाइम पे ये किसको बनाया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये पावर पूरा मिल गया था। तो पहली बार पूरी ब्रिटिश टेरिटरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल में रखा गया। ये भी पूछ लेगा कभी कभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहली बार ब्रिटिश टेरिटरी के नाम पे कंट्रोल कभी रखा गया था, तो ये था 1833 में चार्टर एक्ट में। और इसका नाम याद रखिएगा कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का था वही बना था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो मेरा सवाल ये है कि पहला जीजी कौन बना था, जीजी ऑफ बंगाल यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। यानी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास सब एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर आ गए। बंगाल और बॉम्बे ये हो गया, ये देखो ये हो गया बंगाल। ठीक है, बंगाल के नीचे दो चीज़ें आ गई, एक तो बॉम्बे और एक तो मद्रास, दोनों बंगाल के अंदर ला दिया गया। इसका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, विलियम बेंटिक बना, विलियम बेंटिक बना। ठीक है, नाम याद रखना, नहीं तो वो लॉर्ड कॉर्नवेल्स एंड वॉरेन हेस्टिंग और द लॉर्ड विलियम बेंटिक में कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। विलियम बेंटिक बना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास के लेजिस्लेचर पावर छीन ली गई। जो बॉम्बे और मद्रास के पास रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर थी वो भी छीन लिया गया। पहले क्या था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास तीनों के पास अपने लॉ बनाने का पावर था, मतलब लेजिस्लेचर पावर था। लेकिन अब एक्ट ने वो पावर सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया। मतलब अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बताएगा कि जो बंगाल में था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बताएगा कि बंगाल में और सॉरी बॉम्बे में और मद्रास में क्या क्या रूल बनेगा, ये किसके हाथ में चला गया है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में चला गया। मतलब एक ही सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाया गया जो पूरे इंडिया का लॉ बनाएगा। और अब से पुराने लॉ को कहा गया रेगुलेशन और नए लॉ को कहा गया एक्ट। देखो 1833 से पहले जितने भी लॉ थे उसी को रेगुलेशन कहा गया, उससे पहले वाले को। और जो नए लॉ अभी जो आएंगे उसको एक्ट कहा गया। बस इसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कभी ये चीज़ बोला गया था रेगुलेशन, कौन से एक्ट से पहले रेगुलेशन था, कौन से एक्ट के बाद एक्ट हो गया। तो वो 1833 के बाद जितने भी चीज़ें आएंगे वो एक्ट कहलाएंगे, और 1833 से पहले जितने भी थे वो रेगुलेशन कहलाएंगे। यही पॉइंट मैं बताना चाह रहा। इससे लॉ मेकिंग प्रोसेस सेंट्रलाइज हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें तो इधर हो गई, जीजी ऑफ इंडिया के पास चला गया ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास, मतलब विलियम बेंटिक के पास चला गया लॉ, तो उससे सेंट्रलाइज हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कंपनी को कमर्शियल फंक्शन खत्म कर दिया गया। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस और ट्रेडिंग एक्टिविटी कंप्लीटली बंद कर दी। पहले क्या था, मोनोपोली था 1793,
फिर 1813 ये सब में क्या होता था, 20-20 साल के लिए कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो एक्सटेंड करता था। लेकिन 33 तक आते आते बोला कि नहीं, अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का बिजनेस और ट्रेड का एक्टिविटीज़ बंद कर दिया गया। अब कंपनी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बन गई, एडमिन का काम करेगी, मतलब वो गवर्नेंस करेगी, ट्रेड नहीं करेगी, सिर्फ गवर्न करेगी, ट्रेड नहीं करेगी। पूछे कभी ऐसा हुआ था 1833 में ऐसा हुआ था कि सिर्फ उसका एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दिया गया है। और ये भी बोला गया कि कंपनी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर इंडिया में रूल करेगी। मतलब देखो, ये था ब्रिटिश और ये था ब्रिटिश और उसके नीचे था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये दोनों लोग मिलकर रूल कर रहे थे इंडिया में। ठीक है, ठीक है। अब बोला गया जो ब्रिटिश बोलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में करेगा, मतलब उसके बिहाफ पे वो जैसा बोलेगा वैसा करेगा। तो कंपनी होल्ड इंडिया इन अ ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी, ही इज हायर एंड हिज सक्सेसर। मतलब इससे ये क्लियर हुआ कि इंडिया अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ऑफिशियली आ गया, ऑफिशियली अब आया 1833 में। अब इंडिया जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली आ गया। फोर्थ पॉइंट ये कहता है सिविल सर्विस को ओपन कंपटीशन का आइडिया आया। एक्ट ने एक मॉडर्न आइडिया इंट्रोड्यूस किया कि सिविल सर्विस का ओपन कंपटीशन हो गया, यानी मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। वो पूछ लेगा सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट कौन से एक्ट में था, तो 1833 याद रख लेना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और ये भी कहा गया कि इंडियंस को सिविल सर्विस का में पार्टिसिपेट करने का मना नहीं किया जा सकता था। देखो ये पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। और ये भी कहा गया कि इंडियंस को सिविल सर्वेंट में पार्टिसिपेट करने से मना नहीं किया जा सकता। मतलब अब इंडियन भी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये प्रोविडेंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया। ये कौन थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर? ये कंपनी के वो थे, कंपनी जो चलाते थे ना, ये कंपनी के चलाते थे। और अब कंपनी क्या बन गया था? अब कंपनी बन गया था गवर्नेंस बॉडी, मतलब ये गवर्न करेगी ना। और सिविल सर्वेंट आ जाएंगे तो क्या होगा, यही इनकी गवर्नेंस, ये सोचेंगे कि यार ये तो इंडियंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमको तो नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनको जेलिसियस फील होने लगा। किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। इन्होंने अपोज कर दिया, इसीलिए ये रूल अप्लाई नहीं हुआ, सिर्फ लिखने तक लिमिटेड रहा। मतलब सिर्फ 13(3) में बोला गया कि भाई ओपन कंपटीशन जो सिविल सर्विस के लिए है सबके लिए कर दो, और हो भी गया था। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी चला रहे थे ना, उनके जो लीडर थे वो बोले नहीं नहीं, इंडियन को क्यों लेके आ रहे हो, तो उन्होंने अपोज किया, प्रेशर किया, इसीलिए वो सिर्फ पेपर पे लिख पेपर तक ही रह गया। बाद में ये आइडिया चार्टर ऑफ 1853 में दोबारा आया, तब प्रैक्टिकली अप्लाई हुआ। मतलब ये आइडिया शुरुआत कहाँ हुआ था? 1833 में, लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल लेवल पे कभी अप्लाई हुआ? 1853 में। याद रखना ये सब चीज़ें, यही सब पूछता है। तो समरी इन शॉर्ट में क्या हुआ, देखो पॉइंट इन डिस्क्रिप्शन में। ईयर था 1833, टाइप का सेंट्रलाइज एक्ट। तब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की बात करेंगे तो इसका मतलब ये कि वो सेंट्रलाइज एक्ट के बारे में बात कर रहा है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेजिस्लेचर पावर सिर्फ गवर्नर जनरल के पास जाएगा। और कंपनी ट्रेड बंद कर दिया गया। नाउ ओनली एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी। सिविल सर्विस का ओपन कंपटीशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। और जो टर्म थे ना, रेगुलेशन, पहले क्या था? रेगुलेशन से उसी को एक्ट कहने लगा। जो भी पहले रेगुलेशन कहा जाता था उसी को बाद में एक्ट कहा गया। तो इन शॉर्ट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है ना, इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिट बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट क्रिएट किया गया। कंपनी का बिजनेस खत्म करके उससे एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दिया गया। देखो ये जीजी ऑफ इंडिया था, हाँ जीजी ऑफ इंडिया था, यही सारा अब सेंट्रलाइज हो गया। और ये जो कंपनी था ना, ये कंपनी बोलेगा तो ट्रेड रोड का काम बंद करो, तुम अब गवर्नेंस में हेल्प करो, गवर्नेंस का लीडर कौन था? जीजी ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बोलेगा ना कि जो यहाँ के एम्प्लॉयज थे कंपनी के, वो सारे लोग अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के लिए काम करेंगे। मतलब सिर्फ गवर्निंग बॉडी बन के रह गया। और सिविल सर्विस में मेरिट सिस्टम का आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे सिर्फ आइडिया इंट्रोड्यूस हुआ। पूछ लेगा कि ऐसा कुछ बोल लेगा कि क्वेश्चन में कि सिविल सर्विस कभी अप्लाई हुआ एक्चुअल में तो 1853 में हुआ था, लेकिन आइडिया जो था 1833 में आया था। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि आइडिया कभी आया था? आइडिया आया था 1833 में। ठीक है, अब पढ़ते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें तो आपको पहले ही मालूम पड़ गया ना कि सिविल सर्विस को ग्राउंड रियलिटी जो प्रैक्टिकल लेवल पे अप्लाई हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो 1853 पे हुआ था, इतना याद रखना। ठीक है, वो तो पहले ही मालूम पड़ गया IAS लोगों का, सिविल सर्विस का। तो बैकग्राउंड क्या हुआ? ये एक्ट लास्ट चार्टर एक्ट था। मतलब कितने चार्टर एक्ट थे? एक 1793, 1813, 1833 के बाद 1853 आया था। इसने पहली बार एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग प्रोसेस के बीच में क्लियर सेपरेशन क्रिएट कर दिया। ये पॉइंट को ध्यान से सुनो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे उठा के यही पॉइंट बना देगा कि पहली बार कब एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन हुआ था। तो वो 1853 था भाई। कि अब देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जो
मतलब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, वो डिपार्टमेंट अलग होगा, और जो लॉ बनाएगा वो डिपार्टमेंट अलग होगा। ये एक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। फीचर क्या है समझो, 1853 का फीचर क्या है? मेन फीचर, पहला पॉइंट ये है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को अलग कर दिया गया। लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है। पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल की लेजिस्लेचर यानी लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूटिव यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम अलग कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? कोई भी पॉलिसी जो बना उसको इंप्लीमेंट करना। और लॉ मेकिंग का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लेजिस्लेचर का काम होता है कोई भी कानून बनाना। तो दोनों अलग कर गया, देख ये भाई कानून बनाएगा और ये भाई इंप्लीमेंट करेगा, ऐसा हो गया था। पहले एक ही लोग करते थे, लेकिन अब सेपरेट कर दिया गया। इसके लिए 6 नए मेंबर ऐड किए गए, जिनका नाम लेजिस्लेचर काउंसलर, जिसके नाम से लेजिस्लेचर काउंसलर, ये लोग एक सेपरेट लेजिस्लेचर बॉडी बनाते थे जिसे कहा गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल। तो देखो, एग्जीक्यूटिव का काम अलग कर दिया गया, तो इसीलिए 6 नए मेंबर ऐड कर दिए गए, क्योंकि देखो अलग एडमिनिस्ट्रेशन काम अलग कर देने पे 6 लोगों को अलग 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 मेंबर बनाया गया, मतलब 6 लोगों को अलग ऐड किया गया, क्योंकि पहली बार पूछता ना, तो भाई उसके हिसाब से आदमी को तो तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो इंडियन मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल का उनको नाम दिया गया, लेजिस्लेचर बॉडी बनाएगा, लेजिस्लेचर बॉडी बनाएगा। लेजिस्लेचर बॉडी इसलिए बनाया गया क्योंकि इन लोगों का काम है कि लॉ बनाना। देखो ये काउंसिल एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। देखो ध्यान से सुनो, क्या हुआ था कि 6 लोगों का ग्रुप बनाया गया, ठीक है, 6 लोगों का ग्रुप होगा, ये 6 लोग हैं। ये लोग क्या बनाएंगे? लेजिस्लेचर यानी रूल्स मतलब कानून बनाएंगे, मतलब वही लॉ बनाएंगे, ठीक है, लॉ बनाएंगे। तो लॉ बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है, तो वही बोला गया कि यहाँ पे ये लोग 6 ही लोग थे ना, तो इसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया। इसको क्या बोला गया? इसको मिनी पार्लियामेंट बोला गया। वही हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट की तरह काम की थी, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के जैसे डिस्कशन, डिबेट और लॉ मेकिंग प्रोसेस होती थी। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी लंदन में जो चीज़ होती थी ना, लंदन में, वही चीज़ अब इंडिया में होने लगा। कितने मेंबर थे? 6 मेंबर। ये 6 मेंबर लॉ बनाएंगे, वही यहाँ पे बताया। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, एग्जीक्यूटिव तो ऑलरेडी कंपनी के जो मेंबर थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन लेजिस्लेचर को अलग कर दिया गया। लेजिस्लेचर के लिए 6 मेंबर अलग से अपॉइंट किया गया, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा गया। समझ में आया ना? मतलब अब एक लॉ मेकिंग एक स्पेशल काम बन गया था, जिसके लिए सेपरेट मशीनरी और प्रोसेस रखा गया। मतलब लॉ बनाने का काम अब सिर्फ ये 6 लोग करेंगे, यही 6 लोग, और इन्हीं को बोला गया मिनी पार्लियामेंट। ये पहली बार था जब लेजिस्लेचर को एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनाइज प्रोसेस माना गया। अब लॉ बनाने का काम देखो अलग कर दिया गया एकदम, कि ये भाई ये जो ग्रुप लोग हैं ना, ये जो मेंबर लोग हैं, देखो ये जो मेंबर लोग हैं ना, इनका काम है सिर्फ लॉ बनाने का, और इनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने का। पहले क्या होता था, ये सारे लोग, पहले क्या होता था ना कि ये सारे लोग एक में ही काम करते थे, कोई लॉ बनाता था, कोई इंप्लीमेंट करता था। बोले अब से ये नहीं होगा, अब से जो लॉ बनाएगा वो अलग होगा, जो लॉ को इंप्लीमेंट करेगा यानी एग्जीक्यूटिव का काम करेगा वो लोग अलग रहेंगे, और ये लेजिस्लेचर वाले अलग रहेंगे। वही यहाँ पे बोला गया पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या? सिविल सर्विसेज के ओपन कंपटीशन हो गया, क्योंकि ये देखो आइडिया कभी आया था, 1833 में आया था, इसको 1853 में ग्राउंड रियलिटी में आ गया। इस एक्ट ने सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट को ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सिर्फ ब्रिटिश लोग ही नहीं, इंडियंस भी एग्जाम दे सकते हैं, सिविल सर्विसेज में आ सकते हैं। इसके लिए 1854 में एक कमिटी बनी। देखो रूल कभी लेके आए 1853 में, और 54 में एक कमिटी इन्होंने बना दिया। कमिटी क्या थी? मैकॉले कमिटी थी, यानी कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसके नाम से कंपटीशन एग्जाम सिस्टम बना। तो 1854 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था मैकॉले कमेटी, कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसका काम था कंपटीशन एग्जाम सिस्टम बनाना। जैसे आज के टाइम पे यूपीएससी है ना, यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी रिक्रूट करता है ताकि लोग आईएएस, आईएएस, आईपीएस वगैरह वगैरह सब बन सके। वैसे ही एक कमेटी थी, जैसे ये कमेटी हो गई, तो वैसे ही एक कमेटी थी जिसका नाम था मैकॉले कमेटी। वो कमेटी क्या करते थे? रिक्रूट करते थे, यानी लोगों को सेलेक्ट करती थी। यहीं से शुरू हुआ था मॉडर्न सिविल सर्विस एग्जाम सिस्टम, लाइक आईएएस एग्जाम टुडे जैसा होता है ना, वैसे ही कभी शुरू हुआ था 1853 में। कौन सी कमेटी थी? कमेटी कब बनी थी? 1854 में बनी होगी, क्योंकि 53 में तो आया है, तो जो भी बनेगा 1854 में ही उसकी कमेटी बनेगी ना। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। कंपनी का रूल का पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया। बोला ना, उसका काम खत्म कर दिया गया कंपनी का। कंपनी का काम कभी होता है? 1813 में था, 1813 में था वो कंपनी का काम। अब गवर्निंग, देखो पहले वो ट्रेड करती थी, ट्रेड को बोले अब तुम खत्म करो, अब तुम बन जाओगे गवर्निंग का, सिर्फ गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी उसे बना दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी बना दिया गया उसे। पहले ये चार्टर एक्ट में लिखा होता था कंपनी का 20 साल के लिए एक्सटेंड होगा, जैसे 1793, 1813, 1833 में। लेकिन तब 53 आया तो उसमें से कुछ नहीं लिखा था, लेकिन 1853 में एक्ट को कोई फिक्स टाइम लिमिट नहीं दी गई। मतलब जब चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट ये बोलेगी कि आज ही तुम कंपनी बंद कर दो, तो बंद करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं है। पहले क्या था कि आगे 20 साल तक तुम ट्रेड कर सकते हो, यानी लाइसेंस देता था, ये लाइसेंस देता था
लाइसेंस देता था कि 20 साल तक तुम और आगे काम कर सकते हो, ये लाइसेंस वैलिड रहेगा। लेकिन अब लाइसेंस में तो कुछ लिखा ही नहीं है, जब चाहे मतलब अगले हफ्ते बोलेगा कि बंद करो तो बंद ही करना पड़ेगा तुम्हें। ये क्लियर इंडिकेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल के लिए प्रिपेयर हो रही थी। और आखिरकार 1858 में कंपनी का रूल खत्म हो गया आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो 1853 था ना, उसमें बताया था, उसमें उस जो भी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट लिया, वो सबसे यही मालूम हुआ कि भाई अब देखो कंपनी का रूल धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, उसकी पावर को धीरे धीरे छीन लिया गया। और आखिरकार देखो 1858 में ले भी लिया गया। 1858 में क्यों? क्योंकि एक रिवॉल्ट हो गया था 1857 में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो इसका वजह मिल गया था उनसे कंपनी छीनने के लिए। कंपनी से मतलब गवर्नमेंट जो थी वो कंपनी छीनने से के लिए एक वजह उनको मिल गया। हुआ क्या था देखो, एक लड़ाई हो जाती है, कौन सी लड़ाई होती है, क्या होता है, उससे हमको मतलब नहीं। 1857 में एक लड़ाई हो जाती है, ठीक है। अब जो वहाँ की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कंपनी को क्या बोलती है पता है भाई, कि तेरे पास देख हिम्मत नहीं है कंपनी चलाने के लिए, तो कंपनी हमें दे दे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी ले लिया कभी 1858 में। अब बोलेगा 1858 में कंपनी पूरा ले लिया, अब ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, ये बोलेगी कि मैं अपने हिसाब से अब कंपनी चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि तेरे वजह से ही लड़ाई हो गई 1857 में, तो तू सही से मतलब कि सही से काम नहीं कर रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि अब से हम ही सब करेंगे। तो वही यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बताया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट, यार लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। पहली बार इंडियन मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। ये कौन थे? यही तो लॉ बना रहे थे ना भाई, 6 लोग पहले इसमें थे। हाँ, लेजिस्लेचर काउंसिल में इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल में 6 लोग थे। इसको ही तो मिनी पार्लियामेंट बोला गया ना, इसी को मिनी पार्लियामेंट बोला गया। तो ये क्या कहते थे, ये लॉ बना रहे थे। तो इसमें क्या बोले, फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ पे लोकल लोगों को, यानी जो इंडियंस थे ना, उनको भी इसमें ऐड करने की बात की गई। तो 6 लेजिस्लेचर में मेंबर में से 4 मेंबर को प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। यानी जो 6 मेंबर थे ना, उसमें से 4 लोग जो स्टेट से आते थे, डिफरेंट, ये देखो ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, वो 4 लोगों को भेजती थी। और 2 लोगों को मतलब समझ लो ब्रिटिश लोग थे, मतलब मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। ये चारों से एक एक मेंबर आते थे। यहाँ से एक मेंबर आया, यहाँ से एक मेंबर आया, यहाँ से एक मेंबर आया, यहाँ से एक मेंबर आया। तो 4 ये हो गए इंडियंस थे। ये चारों तो इंडियंस थे ना, ये चारों इंडियंस थे, और प्लस 2 ब्रिटिश थे, 2 ब्रिटिश थे। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 6 मेंबर हो गए। तो मेजोरिटी किसकी आई? मेजोरिटी इंडियंस की थी ना। और कौन कौन से स्टेट से आते थे? स्टेट मतलब प्रोविंस मतलब स्टेट, याद रखना, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा। ये तीनों तो आपको याद रहेगा, लेकिन ये आगरा याद रखना भाई, क्योंकि बॉम्बे, मद्रास, बंगाल तो तीनों तो याद ही रहते हैं। आगरा याद रखना, आगरा याद रखना कि सबसे एक एक मेंबर आए थे। तो 4 मेंबर हो गए, 2 ब्रिटिश से आए थे, 6 मेंबर हो गए। मतलब अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम आया, लोकल ओपिनियंस को भी इंक्लूड किया गया। हालांकि अभी भी इंडियंस मेंबर बहुत लिमिटेड ही थे। देखो लॉ मेकिंग प्रोसेस में पहले क्या होता था कि ये 6 मेंबर होते थे ना, ये सेंट्रल ही अपॉइंट करते था, जी अपॉइंट करता था। लेकिन अब क्या हुआ कि स्टेट से आ रहे थे, मद्रास से आ रहे थे, बॉम्बे से आ रहे थे, बंगाल से आ रहे थे, आगरा। तो इसी को बोला गया कि अब थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो समरी समझो कि 1853 में क्या हुआ था, ये चार्टर लास्ट था। यस, ये फाइनल इन दिस सीरीज था चार्टर में। पहले क्या था, 1793, फिर 13, फिर 53, सॉरी 1853, नहीं 33, सॉरी 1833, फिर 1853। तो ये लास्ट था चार्टर का। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर क्या गया, लेजिस्लेचर को अलग कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को अलग कर दिया गया। लेजिस्लेचर काउंसिल के 6 नए मेंबर ऐड किए गए इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल में। सिविल सर्विसेज ओपन कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस किया गया। मैकॉले कमेटी बना 1854 में सिविल सर्विसेज के लिए। कंपनी रूल था एक्सटेंड इनडेफिनिटली कर दिया गया, यानी नो टाइम लिमिट था। लोकल रिप्रेजेंटेशन को 4 मेंबर नॉमिनेट फ्रॉम द मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा ना कि जब भी मैं ये चीज़ दूँ ना, तो वीडियो को पॉज करके ना इसका नोट्स बना लो, क्योंकि लास्ट में आपको इसी से रिवाइज करना है कि पूरा का पूरा जो ऊपर हमने पढ़ा ना, पूरा का पूरा समरी है ये। इसीलिए मैं लास्ट में ये समरी ऐड कर देता हूँ ताकि रिवीजन के लिए अच्छा हो, नोट्स बनाने के लिए भी अच्छा हो। क्योंकि पूरे के नोट्स तुम बना सकते हो, लेकिन इसका तब तुम बनाओगे ना तो एक ग्लिम्स तुम्हें मिल जाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो इन शॉर्ट समझो क्या हुआ था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर दिया गया। सिविल सर्विसेज कॉम्पिटिशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया, और ये ब्रिटिश रूल का एंड था। 1858 का पहला सिग्नल था। यहीं पे कंपनी रूल खत्म हो जाता है, और आगे जो पढ़ते हैं उसे बोलते हैं क्राउन रूल। तो मैं ये वीडियो ना यहीं पे खत्म कर दे रहा हूँ। आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे द क्राउन रूल ऑफ 1858 से लेकर 1947 के बीच में क्या क्या हुआ था। अभी तक हमने जितने भी किया था वो कंपनी रूल था। आगे जो पढ़ेंगे क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अब डायरेक्ट रूल इंडिया में करेगी। तो हम यही वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सजेशन देना है तो उसके मतलब उससे कमेंट से जाके आप बता सकते हैं कि सर ये इम्प्रूव करो। मैं कोशिश करूँगा कि
उसको अगली वीडियो में इम्प्रूव करने के लिए। बाकी जो कंटेंट क्वालिटी है ना, आप यकीन मानो एक-एक लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा है, समझाया है। आप सिर्फ़ सुनते जाओ, आपको और कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं तभी नेक्स्ट वीडियो तब तक ना उसके लिए तब तक जय हिंद। आगे वीडियो में हम मिलते रहेंगे। तो चलिए सभी को जय हिंद।